आज हम एनसीईआरटी की किताब ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी करेंगे। यहाँ पे जो हमें महत्वपूर्ण जो विषय है, जो टॉपिक है, उसी को हम पढ़ेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना इतना अच्छा लगता है। आसमान में पहले दो चमकते बिंदुएं ही दिखाई देती हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद हम जब आकाश में देखते हैं तो तब वहाँ हमें तारे दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। कुछ तारे टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं। तो ये क्योंकि आकाश में सूर्य नहीं रहता, सूर्य की प्रकाश नहीं रहती, इस वजह से हमें अंधेरे में दूर स्थित तारों, जो छोटे तारे रहते हैं, उनकी टिमटिमाहट हमें अच्छे से दिखाई देती है। उसी तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा भी हमें रात के समय अच्छे से दिख जाता है, जबकि हमें चंद्रमा दिन के समय नहीं दिखता। ये बात ये कह रहे हैं। आप आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। दिन में से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा इस प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अलग से हैं, कुछ अलग से हैं, यानी कुछ ज़्यादा टिमटिमाते हैं, कुछ कम टिमटिमाते हैं। ये होता है हमारे और उन तारों के बीच के अंतर के कारण। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थिति में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा मालूम है ना, फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं। अब चंद्रमा को आपने देखा होगा, हर दिन अलग अलग दिखता होगा, एक तरह से नहीं दिखता। उसकी स्थिति भी अलग रहती है और उसका शेप भी अलग रहता है। 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसे नहीं देख सकते, यानी पूर्णिमा को 15 दिन के बाद नहीं देख सकते, क्योंकि वो अपनी स्थिति बदलता रहता है, शेप भी बदलता रहता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी 15 दिन के बाद अमावस्या होती है, 15 दिन के बाद पूर्णिमा होती है। ऐसी रात में अगर आसमान में साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और उसी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं जो बहुत ही गर्म रहते हैं। ये जो गर्म गैसों के कारण रहते हैं, उनकी जो गर्माहट होती है वो गैसों के कारण है। सूर्य, जो हमारा सूर्य है, वो उसमें भी गैस है ना, आपको मालूम होगा, उसमें गैस से भरा हुआ है। इस वजह से वो गर्म रहता है और गर्माहट के कारण उसमें से प्रकाश बाहर निकलता है। इसके इनके पास उनकी ऊष्मा या प्रकाश होता है, वह बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित यानी उत्पन्न करता है, यानी बनाता रहता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा, सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो हमें तारे दिखते हैं रात के समय, वो सूर्य के समान ही तारा है। सूर्य हमारा एक तारा है, वैसे ही जो चमकते हुए छोटे छोटे से तारे दिखते हैं ना, वो भी एक तारा ही है। लेकिन इस
में बहुत अधिक दूर होने के कारण वह हमसे बहुत उनकी ऊष्मा या प्रकाश हम तक पहुंच नहीं पाती और वो हमें छोटे से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। अब देखिए आकाश में, जब आकाश या आसमान में हम हवाई जहाज देखते हैं तो उसका जो आकार है वो कितना छोटा दिखाई देता है, जबकि हम एयरपोर्ट पे देखेंगे जो हवाई जहाज है उसकी कितनी बड़ी मात्रा, मतलब कितना बड़ा हवाई जहाज रहता है, लेकिन आकाश में उड़ता हुआ वो हमें बहुत ही छोटा दिखता है। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि ऊंचाई के कारण, अंतर के कारण वो हमें उसी तरह से छोटा दिखता है जैसे कि तारे हमें छोटे दिखते हैं बहुत दूर होने के कारण। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई हुई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र तारा है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। संत ऋषि यानी संत यानी सात, ऋषि यानी संत, सप्त ऋषि, सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत, सात तारों का समूह जो किसी नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप अपने पड़ोस के या किसी अपने बड़े भाई या अपने परिवार के बड़े सदस्यों को कह सकते हैं कि रात के समय आपको तारा दिखाएं, तारों का जो नक्षत्र मंडल होता है वो दिखाएं। सप्तऋषि तो बहुत आसानी से दिख जाता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को दर्शाता है, यह उत्तर दिशा की तरफ रहता है। ध्रुव तारा भी कहते हैं इसे। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह एक ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ये जो यहाँ एक लड़की दिखाई दे रही है, ये देखिए सप्तऋषि, यहाँ पे देखिए 7 तारे हैं, ये सप्तऋषि। और इस तारे को, ये ध्रुव तारा है, अगर इसे इंगित किया जाए, अच्छे से देखा जाए सीधी रेखा में, तो ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। 7 तारा है, देखिए आप, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, ये 5, 6, ये 7, ये हुए सप्तऋषि। और ये ध्रुव तारा, या आसमान में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे इंग्लिश में हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी चारों तरफ घूमने वाला। प्लैनेट यानी ग्रह। पृथ्वी भी एक ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है। उसी तरह से ये अपनी खुद की प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश सूर्य से लेते हैं। पृथ्वी जिससे हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली हुई प्रतीत होती है। हम अगर चंद्रमा से पृथ्वी देखेंगे तो ऐसे चमकती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये जो चमकीला उष्ण है या उसकी प्रकाश है, ये पृथ्वी का नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश है, जिस कारण पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है। अब
सूर्य के इर्द गिर्द 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं। पहले इसे भी हम 2 भागों में बांटेंगे, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। पहला ग्रह है बुध, जो सूर्य का सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। फिर उसके बाद शुक्र आता है, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है और मंगल चौथे नंबर पे आती है। मंगल ग्रह के बाद एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है जो बारीक, देखिए यहाँ पे जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ये जो पूरा पट्टा है ना, ये बहुत मोटी परत है, पर ये क्या है, किससे, उल्का पिंड या छोटे छोटे गैसों से बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। गैस तो उल्का पिंड की बहुत थोड़ी होंगी, इतना नहीं होंगी, गैस का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उल्का पिंड है, छोटे टुकड़े हैं जो आसमान में घूमते रहते हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी परत बनाई हुई है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अब इसके बाद होता है 5वें नंबर पे बृहस्पति है, फिर शनि है और पर यूरेनस और आखिर में नेपच्यून है। या आप अपनी किताब में देखेंगे ना। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब ग्रह पृथ्वी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा उपग्रह है। ये किताब में नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि चंद्रमा क्यों उपग्रह है। तो चंद्रमा ये सूर्य का चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाते हुए वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। वो एक्चुअली क्या है, वो पृथ्वी के नज़दीक है। सबसे पहले वो पृथ्वी के आजू बाजू अपना परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इस वजह से वो पृथ्वी का उपग्रह कहलाएगा। और क्योंकि पृथ्वी खुद ही सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसलिए पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। समझ आ रहा है? तो आप समझिए कि पृथ्वी जो है वो ग्रह है और चंद्रमा वो है उपग्रह है। तो यह हमारे पृथ्वी के सहचर है और चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कौन? चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के समान 7 ऐसे अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। और चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा लेता है। चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश ऊष्मा नहीं है। सौरमंडल, सूर्य में 8 ग्रह हैं और उपग्रह हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उनका मुखिया सूर्य है। मुखिया यानी जो मुख्य व्यक्ति कहते हैं ना, हम घर का एक मुखिया है। तो ये पूरा सौरमंडल का मुखिया हम किसे मानेंगे? तो सूर्य को मानेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, एक अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल एवं इसमें सौरमंडल को बांधे हुए, इसमें जो खिंचाव बल के कारण ये सभी जो ग्रह है उसमें वो एक लय ताल में कहेंगे या एक ही उनके रफ्तार की हिसाब से वो सूर्य के परिभ्रमण कर रहे हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम उनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तारा है लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। क्यों? सूर्य जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम सूर्य के बहुत नज़दीक जाएंगे
इवन हम पृथ्वी के भी बाहर जाएंगे, अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम एक बार हम छोड़ दें कि ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचें कि वहाँ तक जाते समय हमें ऑक्सीजन मिलता है नहीं, लेकिन अगर हम सूर्य के बहुत नज़दीक जाएंगे तो जल जाएंगे, इतनी ज़्यादा उसके अंदर ऊष्मा है। लेकिन वो ऊष्मा हमें उतनी ही मिलती है जितनी हमें ज़रूरत है, पृथ्वी में उतनी ही ऊष्मा या गर्माहट प्रकाश उतना ही मिलता है जितनी पृथ्वी में ज़रूरत है। इस वजह से पृथ्वी में जीव जंतु का विकास हुआ है ना। और उसकी उष्णता हम तक नहीं पहुंच पा रही, तो इसका कारण क्या है, तो वो हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है, तो कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ग्रह, हाँ, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, मैंने बताया आपको कौन से हैं, बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल। 4-4 करके याद कर लो, बहुत आसानी है ना। ट्रिक दी हुई है यहाँ पे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि इंग्लिश के शब्दों को बनाए, इंग्लिश के शब्दों से आप उसे याद कर लें। लेकिन एक तो 2 चीज़ है, तो जो ग्रह हैं उनको आप इंग्लिश में याद करें। बुध को मरकुरी कहते हैं, तो या तो आप बुध याद करें, मरकुरी भी याद करें, और फिर ट्रिक भी याद करें। दोनों याद कर लें तो आसानी रहेगी परीक्षा देते समय आप, क्योंकि आजकल परीक्षा 2 भाषाओं में आती है, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो मैं तब बता रही हूँ आपको, बहुत आसान तरीके से याद करना है, 4-4 करके करना है। बीच में जो पट्टा है आपको दिखाया था क्षुद्र ग्रह का, उससे पहले पृथ्वी के नज़दीक वाला क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी हमारे 3rd नंबर पे है, तो पृथ्वी 3rd नंबर पे, ये तो भूलना ही नहीं है। तो बुध, पृथ्वी, ये बुध से पहले पृथ्वी और शुक्र है, और मंगल बाद का है। तो ये तो याद ही हो गया हमें, अभी के अभी याद हो गया, बाद में कब करेंगे, अभी हो गया। क्या हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर उसके बाद क्या होता है, शुद्ध शुक्र, जो ग्रह उपग्रह, जो क्या उल्का पिंड वगैरह है, उनका एक छोटी सी लाइन दिखी थी ना हमने मानचित्र में, वो है। उसके बाद का जो 4 ग्रह हैं वो क्या है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब शनि ग्रह है, उसमें आपको मालूम है, उसमें चलिए ये मैं बाद में बताऊंगी, अब भी 2 मिनट में। तो याद करना है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसे 2-4 बार दोहराओगे याद हो जाएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार के में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जो ग्रह है वो अपने अपने स्थिति में अपने अपनी जगह पर ये चक्कर लगाते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ये ध्यान में रखना है। ओवरलैप नहीं करते, ये अपने रफ्तार से अपने अपने जगह पर परिभ्रमण करते रहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, अभी बताया था, बुध। वो अपनी कक्षा में चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे 88 दिन लगते हैं। सूर्य का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला सा है, और उसका जो आकार है और आकृति है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है उस शुक्र ग्रह में। और क्योंकि वो सूर्य पृथ्वी से और नज़दीक है सूर्य के, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा है, गर्माहट है, तो वहाँ पे जीव जंतु रह नहीं सकते। लेकिन वो जुड़वा ग्रह क्यों है, तो उसका आकार और आकृति पृथ्वी के बिल्कुल समान है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, कुछ होते हैं ना बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, आपको मैप में दिखेगा। सभी ग्रह, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संग्रह ने अपनी बैठक 2006 अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए नए ग्रह खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को बौने ग्रह ऐसे कहा जाएगा। 2006 से पहले
सौरमंडल में 9 ग्रह कहा जाता है कि 9 ग्रह हैं, लेकिन 2006 के बाद ग्रहों में प्लूटो ग्रह को उन्होंने एक बौने ग्रह करके माना और उन्होंने प्लूटो को जो सौरमंडल का ग्रह है उसमें से, उसकी लिस्ट में से उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ पे ये बताया गया। तो चलो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे। आकार में ये 5वां बड़ा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। ध्रुव है ना, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, यहाँ थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा जो है उसका आकार थोड़ा सा बड़ा हुआ है और इसे भू आभा कहता है। भू आभा का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार, भू आभ। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अब तक वैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन पाया नहीं जाता सौरमंडल के अंदर। सौरमंडल के बाहर हो सकता है कि वहाँ पे कहीं जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ हों, जिसकी खोज की जा रही है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी है, वायु है, उपस्थित है। वायु ऑक्सीजन हमें लगता है, पानी ज़रूरत है, यहाँ पे दोनों ही है। सूर्य का प्रकाश हो रहा है, वो भी ज़रूरी है, वो भी उतना ही मिल रहा है जितना हमें चाहिए। तो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है ना, मैंने बताया ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, जिससे कि पेड़ पौधों को उनका भोजन बना सकते। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड शायद ना होता, मेरे ख्याल से शायद ना होता, तो पेड़ पौधे क्या करते? हो सकता है किसी और गैस से वो ऑक्सीजन बनाते। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में से देखेंगे तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। तो क्योंकि ये 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी में 2/3 से भी ज़्यादा जो समुद्र है, हम देखते हैं ना समुद्र बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से जो प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब के समय हम अगर पृथ्वी में देखेंगे तो वो नीला दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हुए हम देखेंगे कि ये क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे खगोलीय पिंड का सबसे नज़दीक है। तो पृथ्वी, जैसे मैंने आपको बताया कि हवाई जहाज़ अगर हम रनवे पे देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन आकाश में देखेंगे, आसमान में देखेंगे तो वो हवाई जहाज़ कितना छोटा सा दिखाई देगा ना, जैसे एक छोटी सी चिड़िया उड़ रही है। वो जितना दूर होगा उतना वो छोटा दिखेगा, अगर थोड़ा पास है तो हमें उतना उसका आकार उस हिसाब से दिखाई देगा। अगर बहुत ही आसमान में वो दिख रहा है, जैसे नहीं हम, तो वो बहुत बारीक सा दिखता है, कभी कभी तो दिखता भी नहीं। तो वही बता रहे हैं कि चंद्रमा हमें क्यों दिखता है बड़ा सा? तो क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है। और सूर्य क्यों इतना छोटा दिखता है? चंद्रमा से छोटा लग रहा है ना, तो क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए वो छोटा दिखता है, लेकिन हकीकत में सूर्य बहुत बड़ा है, चंद्रमा से तो बहुत बड़ा। अब चंद्रमा नज़दीक है इसलिए वो बड़ा दिखता है। तो चंद्रमा की दूरी हमसे कितनी है? तो ये हमसे लगभग 3 लाख के करीब है। अब इसका आंकड़ा देखें तो एग्ज़ाम में आंकड़ा शायद न आए, जो अंक है वो न आए, लेकिन हमें याद करना हो तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना कीजिए कि सूर्य देखिए 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये 3 लाख के करीब है, 3,84,400 किलोमीटर। तो कितना दूर है आप देख सकते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27 यानी 27 दिन का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और खुद भी अपने अपने अक्ष पर घूमता रहता है। खुद भी सर्कल जैसे भौरा रहता है ना, भौरा अपने इसमें घूमता है, वैसे चंद्रमा खुद भी घूमता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। तो ये कितने दिन में होता है? ये होता है 27 यानी 27 दिन में ये पूरा कर लेता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के अनुकूल नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से हम चंद्रमा पे जीवन को नहीं पाते। उसकी सतह में पर्वत, मैदान, खड्डे हैं। चंद्रमा का सतह को देखना होगा तो पूर्णिमा के समय आप अगर देखेंगे तो कभी कभी ऐसा दिखता है ना, तो जहाँ ऐसा थोड़ा ब्लैक सा स्पॉट है, तो वो सब क्या है? तो वो एक जैसे पहाड़, बड़ा सा पर्वत होगा तो उसका शेडो पड़ता है तो वो अंधेरा हो जाता है, तो वो अंधेरे में ऐसा लगता है कि ब्लैक सा स्पॉट है।